नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है काव्यशाला के 5वें सेशन में। मैं प्रशांत बेबार आप सबका इस्तकबाल करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं काव्यशाला के इस 5वीं कड़ी 5वीं सीरीज में, जिसमें हम हिंदुस्तानी कविता, हिंदुस्तानी नज़्म नगारी, हिंदुस्तानी पोइट्री के कुछ खुसूसियत, उसकी कुछ बारीकियों पर नज़र डालेंगे। और उस पर अब तक हम बात करते आए हैं, कई सारे मौजू पर, कई सारे कंटेक्स्ट पर अब तक हमने बात की है। और आप सब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बेहतरीन तरीके से मशक कर रहे हैं, बहुत अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। मेरे पास आप सबके सवाल जवाब आते रहते हैं, तो हम उसी सिलसिले में आगे जारी रखते हैं। और अब हमारा आज का जो मौजू है, आज का जो टॉपिक है, वो हमने जो पहली बहर सीखी थी, जो हम सब ने एक पहली बहर की प्रैक्टिस की थी, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो नहीं कहूँगा, जो पहली बहर का जिक्र किया था, जिसका नाम था बहर मुत्कारिब, और जिसका वज़न था 1 2 2 1 2 2। आज उस बहर पे कुछ चर्चा करेंगे। आज हम आपको लाइव लेंगे, अपने साथ में जोड़ेंगे और आज साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे। आज एक धुन दी जाएगी, आज एक बहर दी जाएगी, एक आपको उसका कहना चाहिए काफिया दिया जाएगा, एक कवाफी, जैसे हरफ कवाफी कहते हैं कि किस शब्द से काफिया जुड़ेगा, वो दिया जाएगा। और फिर हम आज अपना मशक शुरू करेंगे। तो आइए, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी आवाज़ आप तक बराबर पहुँच रही है? क्या मेरे क्या मेरा तलफ़्फ़ुज़, मेरे लफ्ज़ आप तक बाकायदा पहुँच रहे हैं? अगर हाँ, तो किसी तरीके से कमेंट में बताइए। चूँकि आज मैं स्पीकर नहीं, आज ईयरफ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बराबर आ रही है। जी, पूजा गौर जी की तरफ से कंफर्मेशन आ चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अब हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। और आगे चलते चलते हम चाहते हैं कि कुछ एक दो चीज़ों को पहले शुरू किया जाए। अभी हाल फिलहाल में ही कल या परसों में गोपाल दास नीरज जी का जन्मदिन था, और नीरज जी को सबने अपने अपने तरीक़ों से याद किया था। तो क्यों ना एक नीरज जी का ही कलाम पढ़ा जाए, और नीरज जी के कलाम से शुरू करते हैं। तो कलाम है कि अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर। देखिए, शब्द का चयन देखिए, और कितना बेहतरीन मिजाज है कि जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर सिद्ध खिलाया जाए, फूल इस किस्म का हर सिद्ध खिलाया जाए। जी हाँ, ये वही नीरज जी हैं, ये वही गोपाल दास नीरज हैं, जिनका लिखा हुआ नगमा हम सबको बहुत पसंद है। और आप सबने सुना होगा, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, और फिर जो नशा हो तैयार वो प्यार है। जी हाँ, ये वही नगमा है। तो आप देखेंगे कि उनके कलाम में एक साहित्यिक, एक एफ्लिक्शन है, एक एक लिटरेचर से जुड़ा हुआ जुड़ाव है, और उसमें वो रंग है। तो ये था। आइए, तो जी, आप अपने सवाल बताते रहें, और जो भी चीज़ आपके कुछ, अगर कोई चीज़ रिपीट करनी है तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट्स में लिखते रहिए। और पीडब्ल्यू की तरफ से जो भी हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव है, उनसे मेरी गुजारिश है, आग्रह है कि अगर मुझसे किसी तरीके से वो कमेंट या वो सवाल छूट जाए, तो मुझे ज़रूर उस बात की याद दिला दें। अच्छा, और साथ-साथ हमारे पहले 2 सेशंस के विनर प्रवीण चौधरी और दीपिका दानिश, दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक आप लोगों के जवाब तीसरे और चौथे सेशंस के अभी मुझ तक नहीं आए हैं, तो जैसे ही आपके जवाब मुझ तक पहुंचेंगे, मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा वक्त निकाल कर और आपके जवाब देख सकूं, और आपकी मश्क और आपके उसमें जज्बात किस तरीके से आपने शब्दों में गुथे हैं, हम उस पर थोड़ी सी नज़र डाल सकें, और फिर हम आप तक वापस वो फीडबैक पहुंचा सकें पीडब्ल्यू के ज़रिए। और इसी के साथ सबसे पहले शुक्रिया पीडब्ल्यू का मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। आइए, तो अब हम शुरू करते हैं अपने आज के मौजू पर। सबसे पहले तो जो कुछ सवाल थे, और पिछली बार हमने बात की थी
थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। हमने शुरू किया था हिंदुस्तानी शायरी पर, हिंदुस्तानी पोइट्री पर, और फिर हम धीमे धीमे आए थे सबसे पहले वज़न पर, और हम आए थे कि छंद बहर की ज़रूरत क्यों, और कितने तरह के बहुत सारे सिन्फ हैं, बहुत सारी फॉर्म्स हैं, जिसको हमने कभी गज़ल की टर्म है, एक नज़्म है, कसीदा है, मरसिया है, मसनवी है, इन सब पे धीमे धीमे हम चले। तो सबसे पहले मैंने उसमें से गज़ल उठाया, क्योंकि गज़ल एक सबसे बेहतरीन और मुकम्मल एक फॉर्म है उर्दू पोइट्री की, हिंदुस्तानी शायरी की। और ऐसा नहीं है कि गज़ल सिर्फ उर्दू ही भाषा में या फ़ारसी में या अरबिक में कही गई है, मराठी में भी गज़लें हैं, भोजपुरी में भी गज़लें हैं। तो आपको मराठी, भोजपुरी सारी गज़लों को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अंग्रेज़ी में भी गज़लें हैं, तो आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो आज मेरा मुख्य जो एक मेरा मंसूबा है, जो कि मैं आज मैं खुद कम बात करके आज मैं आपकी ज़्यादा सुनूं, क्योंकि जो पहली बहर हम 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2 4 रुकन हैं 1-2-2 के, मीन्स इसके अरकान हैं 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2। इस पे आज हम प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये वर्कशॉप है, ये क्लास नहीं है, ये किसी तरह की थियोरेटिकल लेक्चर नहीं है। आज हम उस पर मश्क करें और आज देखें कि आप कैसे उस चीज़ को प्रैक्टिस में लाते हैं। और साथ साथ एक टॉपिक है इजाफत पे आज हम बात करेंगे। पिछली बार हमने अलिफ वस्ल, मतलब आ का मिलन से जो शब्द बनते हैं, अगर और जीते रहते, मिर्ज़ा गालिब का मैंने पिछली बार हवाला दिया था, उनकी मिसाल पेश की थी कि अगर और जीते रहते यही इंतज़ार रहता, तो इंतज़ार होता। अगर और, तो और अगर का वजन क्या है 1-2, और का वजन 2-1, लेकिन अगर और का वजन क्या है, अगर और का वजन है 1-1-2-1। तो देखिए आ मिलाने से कैसे वजन बदल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही मुझे एक और चीज़ याद आई। वो बात ये थी कि आप लोगों में से कई लोगों ने ये गुजारिश की थी कि किसी तरह के नोट्स प्रोवाइड किए जाएं, और आपकी बात बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 घंटा, वो भी हिंदुस्तानी शायरी का, वो भी रोज़ नहीं, कभी कभार, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है हिंदुस्तानी शायरी को समझने के लिए। तो उसके लिए ये पढ़ना, ये 1 घंटे में सिर्फ आप ब्रशअप कर सकते हैं या सिर्फ बेस बना सकते हैं, मगर इसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ते रहें, आप अच्छे शायर को पढ़ें, अच्छे अच्छे शायरों को पढ़ें। बहुत शोरा हैं हमारे बीच जिनके कलाम बहुत फेमस हैं। आप कहीं से भी उठा लीजिए, कोई भी लिटरेचर, कोई भी गीत, कोई भी नगमा, कोई भी गज़ल, आप कहीं से भी उठा लीजिए, जो आपके पसंदीदा शायर हों, जिनका भी नाम आपने सुना हो, या कोई भी गीत, गाना, गज़ल, कविता आपको पसंद आई हो, तो आप उठाइए और उनको पढ़ना शुरू कीजिए। चाहे वो आपके भक्ति काल के कोई भी हों, चाहे कबीर हों, चाहे वो आपके कहना चाहिए पुराने समय के कोई भी हो, दुष्यंत कुमार हो, नए अत्याधुनिक काल में अगर वो हों, या फिर हमारे निराला जी हों, या फिर कोई भी हो, मैथिली शरण गुप्त साहब हों, या किसी का भी उर्दू शायरी में इकबाल हों, आप कहीं से भी उठा लीजिए। हर किसी शायर, हर किसी कवि के कलाम में आप वो बंध, वो एक कविता का रस, वो छंद के नियम, वो अरूज का ज्ञान, वो बहर की लहर आपको मिल जाएगी। आप चाहे अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा सुन लीजिए। अब सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा के अगर आप फिर से निकलेंगे तो बताएंगे कि 2-2-1-2, सारे जहां 2-2-1-2 से अच्छा 1-2-2 हिंदोस्तां हमारा। इसमें पूरा निकाल सकते हैं आप, इसको तख्ती कर सकते हैं। हम तख्ती का एक चैप्टर करेंगे और आप इसकी तख्ती करेंगे तो जानेंगे कि कैसे हम तख्ती के हिसाब से बता सकते हैं कि किस कलाम की, किस लाइन की क्या बहर है, या उसकी क्या उसका स्केल है। तो आपको हर हर इस पर्टिकुलर चीज़ पे आना है, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं अगर आप में से कोई इससे पहले कि मैं शुरू करूं और अब तक के बारे में कुछ कहना चाहता है, कुछ सुनना चाहता है, तो जल्दी से रिक्वेस्ट भेज दीजिए लाइव की। मैं फटाफट से आपको ज्वाइन कर लेता हूं, ताकि आप बाकी लोग भी आपकी बात सुन लें। अगर कुछ स्पेसिफिकली आपको कहना है और कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं कि सबके साथ शेयर करें। आज का सेशन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, और आप भी अपनी अपनी मुश्किलें, अपने जो आपको डाउट्स हैं वो बताते रहें। कि जैसे मेरे पास एक सवाल है कि सर मुझे 1-2-2 के वजन वाले शब्द नहीं मिल रहे हैं, चूंकि पहला बहर 1-2-2 है, लेकिन मुझे सारे शब्द किसी और बहर के मिल रहे हैं, 1-2-2 के नहीं मिल रहे हैं। तो अगर आज जब मैंने जो एक और वीडियो बनाया है जिसमें सारे जो भी अल्फाज हैं हमारे, उनका वजन है, तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे
लफ्ज एक दो दो वजन के हैं, जवानी, रवानी, कहानी और कई सारे तमाम, नज़ारा, हमारा, तुम्हारा, बहुत सारे हैं। तो आज हम उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आप में से अगर किसी को अपना कलाम पढ़ना है जो इस वजन पे है, एक दो दो, एक दो दो, एक दो दो, तो प्लीज बताइएगा। किसी कवि कोयल इवल जी का कमेंट है, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? डेफिनेटली आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, बट दिस सेशन इज नॉट on the English poetry. This session is on the Hindustani poetry. So it's my moral obligation to speak in the language in which I want to guide the applicants, the participants, which is Hindustani poetry. तो माफ़ कीजिएगा कि जब किसी अंग्रेज़ी का कवि का हम या फिर किसी अंग्रेज़ी कविता पर जब चर्चा करेंगे, जब बात करेंगे इंग्लिश पोइट्री पे, देन डेफिनेटली विल डिस्कस इन इंग्लिश लैंग्वेज। जी आइए, तो अब हमारा है एक दो दो। इससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इजाफत पे। तो इजाफत इज व्हेन जब भी हम अपनी अभी तक मात्रा गिराने का नियम हमने पढ़ा था, अब हम आ रहे हैं मात्रा को इजाफत। मात्रा का बढ़ाना नहीं है स्पेसिफिकली, बट दिस इज अबाउट कैसे शब्द मिलके शब्द का इजाफा हो जाता है, ठीक है, उसके सौंदर्य में भी इजाफा हो जाता है। तो जैसा कि आपने सुना होगा, दर्द दिल, ये बहुत है, जाने मन, और दर्द दिल जाने मन की बात करने से सबसे पहले, तो दर्द दिल में दे दा पे एक ही मात्रा और फिर दिल, दर्द दिल, इसका मतलब क्या है, इसके मानी क्या है? तो दर्द दिल के मानी है दर्द दे, दर्द हाइफन ए, दर्द ए दिल, मतलब दर्द ऑफ दिल। तो जो इजाफत में हम ये चीज कहते हैं कि दिल का दर्द, तो दिल का दर्द मीन्स पेन ऑफ हार्ट, तो दर्द ए दिल, उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब इस पे छोटी छोटी कुछ बारीक पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। या फिर जाने मन, तो जाने मन में हम ना पे एक ही मात्रा लगा के मन मिला के जाने मन एक शब्द बना देते हैं, मगर सच बात यह है कि जाने मन एक लफ्ज नहीं है। जान ए मन, जान मीन्स वेरी लवेबल, डियर, तो लवेबल एंड डियर ऑफ मन, तो मन का बहुत प्यारा, मन का बहुत नियर, तो उसको हम जान ए मन कहते हैं, जाने मन। अब इसमें मात्रा के क्या नियम आएंगे वो हम आगे डिस्कस करते हैं, मगर सबसे पहले हम विशाल वैद्य जी को जोड़ते हैं जो नमस्कार। हेलो विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। क्या कहूँ मैं, एक्चुअली आई एंजॉयड योर इवन लास्ट आई वॉच्ड पिछले काव्यशाला के जो सेशन हुए थे, एंड आई थोरली एंजॉयड दैट। रादर यू कैन से कि वो जो आपने एक दो वाली दी थी पहले, मैंने उसको लर्न ही शायद पहली बनाई होगी उसी में। तो सो जस्ट कीप कंटिन्यू यार। आई एम लकी टू बी अटेंडिंग दिस सेशंस। सो क्या कहूँ मैं अभी, एंड द वे यू नरेट द थिंग्स, यू मेक इट वेरी इजी। आपने जो उनको धुन पे सिखाया और फिर जो उंगलियों पे गिन के 1 to 2 का सिखाया, आई थिंक दैट वाज वेरी catchy. Okay. It helped me a lot, and few of my friends whom I shared with, even they must be watching right now, and rather they were waiting for this next session. थैंक यू सो मच विशाल। और जी, जो आपने तरीका बताया कि हम इसे धुन पर गिनगुना सकते हैं या उंगलियों पर गिन सकते हैं, बाकी आप देखेंगे तो ऐसे कोई भी तरीके अरूज शास्त्र पे, अरूज ज्ञान पे या छंद शास्त्र पे दुनिया में तमाम किताबें हैं, कहना चाहिए बड़े बड़े उर्दू और हिंदी स्कॉलर से लेकर सबकी किताबें, मगर कहीं भी वो अप्रोच नहीं है जो बिल्कुल एक बिगिनर को चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं कि जो आप एडवांस लेवल पे सीख सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक बिगिनर है जो सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो देखता है या जो कुछ अच्छा कलाम पढ़ता है, अगर वो वैसा लिखना चाहे तो उसके बीच में बहुत गैप है। तो मैंने बस आपको वही अप्रोच बताई जो बहुत सालों पहले मैंने कभी अपनाई थी, और जब मैं बिल्कुल नया था इस चीज के लिए, और तब ये अप्रोच आज भी काम करती है और हमेशा काम करेगी, क्योंकि आपके जहन में घर कर जाती है, जहन में आप सोचने लगते हैं। तो जी, आपके ना सही फरमाया।
अगर इजाजत हो तो मैं कोशिश करता हूँ उसको गुनगुनाने की। इरशाद 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 है ना, जस्ट एक सेकंड दे दिएगा बस मेरे को, मैं निकाल लूँ उसको। दोस्तों आप भी अपने अपने कलाम के साथ बिल्कुल तैयार रहें, और चाहे वो 2 लाइन हो चाहे वो 5 लाइन हो, लेकिन आज हम चाहते हैं कि हम 1-2-2 वाले रुकन की बहर मुतकारिब, जो पहला एग्जाम्पल लिया था, क्योंकि वो बहुत आसान बहर है, उसमें सीखना जरूरी है, उससे अगर हम शुरू करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम उस बहर से स्टार्ट कर रहे हैं, और बाकी अच्छा किसी के एक कितनी बहरें हैं टोटल और किस तरीके से हम सारी बहर सीख सकते हैं, तो वो सारी बहर सीखने के लिए भी लिस्ट है और बहुत आसान है। मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं आपको, उम्मीद है बहुत जल्दी मिल जाएंगे। उसमें पूरी लिस्ट है। मैं अगर यहाँ पूरी लिस्ट पढ़ूंगा तो उसका कोई खासा फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, हम एक एक जो मुख्य बहरें हैं जिन पर हम सीख सकते हैं उन पर जरूर बात करेंगे। सॉरी, आई जस्ट गॉट दैट। हो सकता है मैं पूरा ना बोल पाऊं इसी तरह से कि मेरी छत पे आज तुम कुछ सितारे सजा दो, मेरी छत पे कुछ तुम आज सितारे सजा दो, चलो आज तुम उस फलक को गिरा दो। तेरी बंदगी मैं हमेशा करूंगा, तेरी बंदगी मैं हमेशा करूंगा, अगर मजहबों में मोहब्बत मिला दो। वाह क्या बात है। और एक और शेर में क्या है कि मेरे को बहर में याद करने के लिए सोचना पड़ रहा है, वही बोलू जो था, तो आप बहर में ना भी हो तो वो लिखा बहर में आप समझ लीजिएगा थोड़ा। एक से चमन की रजा अगर उससे पूछो, चमन की रजा अगर उससे पूछो, सभी तितलियों को पलक पे बिठा दो। ओके। और एक था लास्ट की, फिर ना सीता कोई जमीन में समाए, फिर ना सीता कोई जमीन पे समाए, चलो आज एक नया कायदा बना दो। फिर ना सीता कोई जमीन में समाए, इस मिसरे का मुझे कान में ऐसा लग रहा है कि ये शायद कहीं बेबहर है। हम इसकी आपके सामने तख्ती करना चाहता हूँ मैं लोगों के सामने। ना फिर कोई मात्रा गिराई गई है दोस्तों। जी मैं लोगों को समझाता चलूं साथ साथ। इसमें कोई बताया था एग्जाम्पल के कोई का वजन 2 1 भी हो सकता है, तो यहाँ उन्होंने बड़ी ई की मात्रा गिरा के उसे 1 में काउंट किया है। ना फिर कोई सीता जमीन की जगह उन्होंने जमीन यूज किया है। जमीन में एक ही मात्रा है तो उसका 2 वजन है। जमीन में समाए, ना फिर कोई सीता जमीन में समाए, ना फिर कोई सीता, ये जमीन में समाए। जी बिल्कुल बहर में। तो ये लिखा था, कुछ और भी थे शेर पर अभी एकदम से याद नहीं है मेरे को। सो थैंक्स टू यू, because of you I could make this and I found it easy rather than वो किताबों में पढ़ने वाला बहुत it becomes so complicated at times. Yes, definitely. I understand that. And hope it helps to you and hope it helps everybody and keep just stay connected with us. अब बहुत सफर बहुत आगे बाकी है, मिलते बात Sure. Thank you so much. शुक्रिया शुक्रिया। जी ये थे हमारे साथ विशाल जी, जिन्होंने अपना कलाम पढ़ा, बेहतरीन कलाम, और सबसे ज्यादा काबिल तारीफ उनकी कोशिश, उनका मश्क। चूंकि उन्होंने पहले बताया था हमारे साथ जुड़े थे कि वो लिखते हैं मगर बहर में नहीं लिख पा रहे थे, वो बेबहर लिख रहे थे। अब उन्होंने बा बहर लिखा है, तो ये फर्क है बे बहर और बा बहर में। तो जी बा बहर मतलब बहर के साथ में लिख रहे हैं। और दोस्तों ये आज कल या 2 दिन या 4 दिन की बात नहीं है, इसमें एक लंबा अरसा चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि साहित्य में वक्त कुछ नहीं है, और कहने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा वक्त बिताने के बावजूद भी ऐसा फील करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं कि अभी तो बस शुरुआत है। मुझे याद है कि मैंने अपनी पहली रचना, पहली जो कविता थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तकरीबन 2001 या 2002 से लिखना शुरू किया था, तो तकरीबन 18 साल हो गए हैं। और 18 साल होने के बाद ही मैंने अपनी सारी नज़मों को, मुझे लगा कि अब वो बालिग हैं और वो अपना चयन, अपना चुनाव, अपना रास्ता खुद तय कर सकती हैं, तो उसी के बाद मैंने उन्हें पब्लिक डोमेन में अपनी किताब दरीचे के जरिए लाया था। तो ये मेरा अपना मानना था, आपकी अपनी सोच, आपका अपना मानना हो सकता है कुछ भी। और मुझे लगा कि हाँ अब शायद नज़में 18 साल रहने के बाद पक गई हैं अपना,
अब वो एक मजबूत अपना एक मुकाम खुद तय कर सकती हैं, तो फिर उनको आज़ाद कर दिया। तो ये आपका अपना मानना है, साहित्य में 18 साल 20 साल लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। और एक लंबा अरसा लिखने के बाद, जैसे रुबाई लोग अपने करियर के एंड में लिखते हैं, जो 40 साल 50 साल लिख चुके होते हैं। फिलहाल गोरखपुरी की जो रूप किताब है, आप उसको पढ़िए, उन्होंने बहुत अंत में लिखी थी, तो वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। हम उस पर आएंगे, धीमे धीमे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें हैं। और मगर मैं साथ साथ आपको वो जरूर बताता चलूं जो भी इस सफर पे चलने के लिए जरूरी है। और नीरज साहब का एक कलाम भी है, कंधे पे सामान जितना कम होगा सफर उतना आसान होगा। मुझे एग्जैक्टली मुझे एकदम सही जो लफ्ज हैं वो नहीं याद हैं। अगर किसी को याद है तो जरूर टाइप करके बताएं। और भूल जाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये एहसास होना कि आप भूल रहे हैं ये जरूरी है। तो मैं उसका जो पहला मिसरा है, मिसरा ऊला, उसके जो एग्जैक्ट लफ्ज हैं वो मुझे याद नहीं है, मगर उसका जो मफहूम है, उसका जो अर्थ है, उसके जो मानी है वो मुझे जरूर अच्छे से याद है। और एक शायर के लिए वही जरूरी है। चलिए अब हम चलते हैं आज के एक टॉपिक पर, इजाफत पर। उसके बाद हम आएंगे अपने मश्क पर, प्रैक्टिस पर। ठीक है, तो इजाफत में जैसा कि हमने बात किया और हमने बताया कि जिस तरीके से मानी में इजाफा है, उस शब्द में इजाफा है, और कैसे ए लगाने से उसके वजन में फर्क पड़ता है, आज हम वो भी बात करेंगे। तो देखिए 2-3 लफ्ज हैं, डरिएगा मत, टेक्निकल है थोड़ा सा। और हर्फ इजाफी, हर्फ का मतलब है अक्षर, और इजाफी का मतलब है जिससे इजाफत हो रही है, जिससे बढ़ रहा है, तो हर्फ इजाफत कहते हैं। तो हर्फ इजाफत का मतलब छोटा ए, जैसे जान ए मन, दर्द ए दिल। ये आपने उर्दू फारसी शायरी में अक्सर देखा होगा कि ए लगाकर कैसे बात आगे की जाती है। तो जिस तरह समास होता है हिंदी में, जिसमें हम दो शब्दों के अंतर संबंध को, इंटर रिलेशन, इंटर कनेक्शन को समझाते हैं, बात करते हैं, उसी प्रकार उर्दू भाषा में, हिंदुस्तानी भाषा में, और जो कि इसका ये नियम फारसी से आया है, तो वहां पे भी ये रहता है। तो जो ए है उसको हम कहते हैं हर्फ इजाफत। ये सब नोट्स में है, मैंने आपको दिया हुआ है, बस मैं यहाँ आपको एक बार बता देता हूँ, ताकि आप जब उसे पढ़ें घर जाके या जब भी आपको फुर्सत मिले तो आप उससे थोड़ा सा कनेक्टेड पाएं। हर्फे ऊला, तो हर्फे ऊला जो है, जैसे नगमाए पुरदर्द, तो नगमा ए पुरदर्द मीन्स नगमा ऑफ, तो रीड ए लाइक ऑफ। हर केस में नहीं, लेकिन काफी सारे केसेस में, और मैं बताता हूं किस किस केस में। तो नगमा मीन्स सॉन्ग, ऑफ पुरदर्द मीन्स पेनफुल। आई मीन पुरदर्द का मतलब है कि जब बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम्स हैं और उस टाइम की बात हो रही है, तो उसका सॉन्ग, तो नगमा है पुरदर्द। तो इसमें जो नगमा है जो पहले आया है, इसको अगर हम खोल दें तो क्या समझेंगे कि पुरदर्द का नगमा, पुरदर्द का नगमा, लेकिन इसमें नगमा पहले आ जाएगा, पुरदर्द बाद में आएगा, और वो दोनों ए से, हिंदी का जो ए है उससे कनेक्टेड रहेंगे। तो इसमें नगमाए पुरदर्द को हम कहते हैं हर्फे ऊला, और जो बाद में आ रहा है उसे हर्फे सानी। ठीक वैसे ही जैसे मिसराए ऊला ऊपर वाली लाइन को गजल में कहते हैं और नीचे वाली लाइन को मिसराए सानी कहते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से बीच में जो आ रहा है उसे हम कहते हैं हर्फे इजाफत। अच्छा, अब इसमें क्या है कि हर्फ कुछ हर्फे, अब एक टाइप का, अब टेक्निकल पे ज्यादा नहीं जाता क्योंकि उसमें हर्फे मकलूबी और हर्फे खारिजी दो टाइप्स होते हैं। इजाफत मकलूबी और इजाफत खारिजी के दो तरीके से इजाफा करते हैं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि कहीं कहीं ए साइलेंट हो जाता है और कहीं कहीं ए दिखता है। ए किस केस में दिखता है? दर्दे दिल, जाने मन, नगमाए पुरदर्द, ठीक है, और हुस्ने जाना, इन सब में ए दिखता है। लेकिन किस में ए नहीं दिखता है, लेकिन इम्प्लिसिट होता है, जैसे लब खुश्क। अब लब खुश्क का मतलब क्या है कि खुश्क हो चुके लब, तो वो लब जो खुश्क हो गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? लब खुश्क। जैसे नेक दिल, वो इंसान जिसका दिल नेक हो, नेक दिल, इसके बीच में हाइफन है, ठीक है। नेक अंजाम, तो जिसका अंजाम नेक हो, जिस काम का अंजाम नेक हो, उसे नेक अंजाम, तो ये हाइफन से कनेक्टेड है, लेकिन इनके बीच में ए नहीं है।
ए लिखने में नहीं है, लेकिन ऑफ का मतलब है कि कहीं आप समझेंगे उसको तो देखिएगा कि ने के अंजाम, कि वो जिसका अंजाम नेक हो। तो पहले आखिरी लफ्ज आ रहा है कि वो जिसका अंजाम नेक हो, उसको नेक अंजाम कहते हैं। ठीक है। खुश्क लब, कि जिसके लब खुश्क हो, तो खुश्क लब, तो हम इसमें ए साइलेंट है। अब दूसरा टाइप जो ज्यादातर शायरी में इस्तेमाल होता है वो है इजाफत खारिजी। तो इजाफत खारिजी में क्या है कि उसको हम का के की तरह पढ़ते हैं। जैसे दर्द ए दिल, तो दर्द ऑफ दिल, नगमा ए पुरदर्द, तो नगमा ऑफ पुरदर्द, तो ए को ऑफ की तरह पढ़ते हैं, का के की। हिंदी का का, जैसे दर्द का नगमा, दर्द दिल नगमा ए दर्द, तो का के की, लाइक दैट। या फिर उसे विशेषण की तरह पढ़ा जाए, वो भी आएगा। कैसे आता है, अब कैसे इस्तेमाल होता है, देखिए ये बड़ा कमाल फन है। अब कमाल फन मतलब फन का कमाल, कमाल का फन नहीं, फन का फन मतलब यहाँ पे स्किल, आर्ट, ये एक फन है, फनकार जिसे कहते हैं ना, आर्टिस्ट, फनकार। फन का कमाल, तो कमाल फन मतलब ये फन का कमाल, तो ऑफ आ रहा है ना, कमाल ऑफ फन, इसमें का इस्तेमाल हुआ। दूसरा रकीब ए गालिब, तो रकीब गालिब मीन्स रकीब ऑफ गालिब, तो रकीब गालिब मतलब गालिब का रकीब। ठीक है। अब क्या है, अब दोस्त की आवाज, तो दोस्त की आवाज को कैसे बोलेंगे, आवाजे दोस्त। दोस्त की आवाज को कैसे बोलेंगे, आवाजे दोस्त। गम की शाम, फैज की एक है रचना जिसमें गम की शाम है, तो गम की शाम मीन्स शाम ए गम, शाम ए गम। मैखाना के दर का चराग, अब मैखाना मीन्स मधुशाला जहां पे शराब खाना, उसका दर मतलब दरवाजे, और उस पर रखा दिया, तो शराब खाने या मैखाने के दर मतलब गेट पे रखा हुआ दिया, तो उसको क्या बोलेंगे। अब देखिए मैखाने के दर का चराग, इसमें 2 बार के और का है, तो उसको कैसे बोलेंगे, चराग दर है मैखाना, तो चराग दर है मैखाना। ये आपने इस तरह के अल्फाज जरूर उर्दू शायरी में सुने होंगे, तो आज हम उसको समझ रहे हैं कि चराग दर, तो चराग ऑफ दर मींस लाइट्स ऑफ गेट्स ऑफ मैखाना, तो चराग दर मैखाना। अब आपके जहन में 2 सवाल आ रहे हैं कि ऐसे कब तक चलेंगे, चरागे दरे मैखाना है लखनऊ के कितने जोड़ सकते हैं। तो देखिए उर्दू शायरी में या हिंदुस्तानी शायरी में 3 तक ठीक है, 4 का इस्तेमाल गलत माना जाता है। और कई जो पुराने स्कॉलर्स हैं वो ये नहीं इस चीज को मानते हैं कि भाई आप ऐसा नहीं है कि चरागे दरे मैखाना है लखनऊ है इंडिया है और उसको जोड़ते हिंदुस्तान जोड़ते चले जाएं, क्योंकि उसके बाद उसके मीनिंग बेमानी होने लगते हैं। तो 3 तक इस्तेमाल ठीक माना जाता है। लेकिन अगर आप सिराज औरंगाबादी को पढ़ें, जब मैं सिराज औरंगाबादी पे अपना एक प्रोजेक्ट है मेरा सफर सुखनवरी, जब मैं सारे शायर में पढ़ रहा था, जब मैं सिराज औरंगाबादी पर आया तो उन्होंने 5-5 6-6 हरफे इजाफत, मतलब 5-5 6-6 5 अगर ए इस्तेमाल हुए तो लगा लीजिए शब्द होंगे 6, क्योंकि दर्द दिल में 2 लफ्ज है, दर्द और दिल, और 1 ए यूज हुआ है। तो इसका मतलब अगर मैं 5 ए की बात कर रहा हूं तो 6 लफ्ज इस्तेमाल हुए होंगे। तो उन्होंने कितना कनेक्ट ऑफ दिस ऑफ दिस ऑफ दिस ऑफ दिस इस्तेमाल किया। ये भी अपना अपना एक फन था, पुराने शायर ऐसा करते थे, क्योंकि पहले लोगों को ऐसा समझ आता था, आम बोलचाल में ऐसा था। अब आम बोलचाल में ऐसा नहीं है, और हमको पता भी नहीं है कि हम कहाँ पे इजाफत का इस्तेमाल करते हैं। जाने मन कहते हैं, लेकिन आपको नहीं एहसास है कि आप जान हाइफन ए हाइफन मन कह रहे हैं, मीन्स जान ऑफ मन कह रहे हैं, लेकिन आप बोलते जाने मन एक शब्द है। ठीक है। अच्छा, अब इसका हमारी बहर से क्या लेना देना है। देखिए ए का वजन, ए की मात्रा है, हम पहले 2 लेके चले थे। ठीक है। जब इजाफत में इसका इस्तेमाल होता है तो उसका मूल वजन होता है 1। जैसे दर्द, दर्द का वजन कितना होगा, 2 ए। आप मेरे बोलने के साथ साथ टाइप भी कर सकते हैं, दर्द का वजन है कितना बताइए, 2 1। ठीक है। तो दर्द ए दिल का कितना होना चाहिए था, 2 1, ए का भी और दिल का भी, तो दर्द ए दिल। लेकिन हम जब दर्द दिल लिखते हैं हिंदी में तो दा रा और दर्द दूसरे वाले दा पे ए चढ़ा देते हैं मात्रा और फिर लिख देते हैं दिल, दर्द दिल, दर्द दिल। अब दूसरे दा पे जब ए की मात्रा चढ़ी तो वजन होना चाहिए था 2, मगर इजाफत में हम वजन गिरा के कर सकते हैं 2 1 2। दर्द दिल, दर्द दिल का वजन, दोबारा गौर फरमाइए कि मैं कह रहा हूं दर्द दिल का वजन 2 1 2, दर्द दिल।
और जहां जरूरत पड़ती है इस ए को जो हमने नीचे गिराया है इसको हम ऊपर उठा के 2 कर लेते हैं। दर्द दिल, इसका मतलब हम मात्रा में इजाफा कर देते हैं, इसी का नाम इजाफत है। दर्द दिल, दर्द दिल, दर्द जिगर, जहां भी है तुम 2 2 2 अगर हमें कहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बहरे बहरे हजज और जिसका रुक्न है 1-2-2, 1 3 बार 2, जिसमें कि कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है लिखिए, तो उसमें आप ये दर्द दिल ना ना ना, ये दर्द दिल, क्योंकि आपने ये 1 और दर्द दिल वहां 2-2-2 चाहिए था, 3 बार 2 चाहिए था, लेकिन आपको दर्द दिल इस्तेमाल करना था तो आपने 2-2-2 की जगह दर्द दिल लगा दिया वहां पे। तो इस तरीके से आप अपनी बात को बिना अपने बहर से खारिज किए कि यार ये तो यहाँ फिट ही नहीं हो रहा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मेरी बात ये है, ठीक है। अच्छा, लोगों ने कहना है कि दर्द दिल या दर्द -A दिल। बहुत अच्छा सवाल है, शुक्रिया अंकिता जी, बहुत अच्छा सवाल है। जब आप ऐसे हिंदी में लिख रहे हैं तो हमेशा दर्द -A दिल लगाकर ही लिखें, ठीक है। मगर जब इसे बोलते हैं सुनते हैं तो हम इसे दर्द दिल कह देते हैं, लेकिन हिंदी में ये दर्द दिल ए दिल लगाना गलत है, इसमें इसके मानी ही बिगड़ जाते हैं। अगर आप हाइफन लगा के लिखेंगे, हिंदी से मेरा मतलब देवनागरी में अगर आप लिख रहे हैं, स्क्रिप्ट की आई एम टॉकिंग अबाउट स्क्रिप्ट, अगर स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो दिले नादा तुझे हुआ क्या है, बता इस दर्द की दवा क्या है। तो दिले नादा, अब दिले नादा, अब देखिए दिले नादा में क्या हमारा वो है कि दिल 2, ए 1, नादा 2 2, तो दिले नादा का क्या वजन होना चाहिए था, 2 1 2 2, ठीक है। लेकिन हम इजाफत में ए की मात्रा को कम करके गिरा लेते हैं जिसपे ए आता है। जैसे जब पढ़ते हैं दे ले, ला पे ए की मात्रा, दिले नादा, तो दे ले ना दा, तो इसका हमने वजन बना लिया 1 1 2 2। 1 क्यों, छोटा दे दे, ले ए की मात्रा है, जिससे ए की मात्रा आती है। मैंने अभी भी बताया कि जब दिले नादा मात्रा चढ़ा लेते हैं, जैसे दर्द दिल में है, तो हम उसकी मात्रा को गिरा सकते हैं। तो 1 1 2 2, दिले नादा, दिले दे ले नादा, दे ले नादा, 1 1 2 2, ठीक है, 1 1 2 2। लेकिन जरूरत पड़ने पे हम इसे चढ़ा भी लेते हैं, इसीलिए इजाफा भी कर लेते हैं। जैसे यार ये बात तो बड़ी काबिल तारीफ है, तो काबिल तारीफ मतलब काबिल ए तारीफ, तो काबिल तारीफ का मतलब ही है कि तारीफ के काबिल, तारीफ के काबिल, के की तरह पढ़ेंगे ना, तारीफ के काबिल है, ये बात तारीफ करने के काबिल है, तभी तो काबिल तारीफ है। तो काबिल 2 2, ए 1, तारीफ, तो 2 2 1 2 2 1, काबिले तारीफ, तो काबिले तारीफ 2 2 1 2 2। लेकिन जब इसमें ए ला पे ए की मात्रा चढ़ा दें और हाइफन लगा के हम ए ना लिखें अलग से, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तो फिर इसके वजन में क्या फर्क पड़ेगा। काबिले बे नीचे हो जाएगा 1, ला पे ए की मात्रा नीचे हो जाएगी 1, तो 2 1 1 2 2 1, तारीफ 2 2 1। तो जहां पे इसका वजन होना चाहिए था 2 2 1 2 2 1, वहां हो जाएगा 2 1 2 1 1 2 2 1। कंफ्यूज ना हो ना, जहां पर ए की मात्रा आती है वहां वजन गिर के 1 हो जाता है, बस इतना कहना है। काबिल इश्क मतलब इश्क के काबिल, काबिल इश्क, या तुम काबिल इश्क ही नहीं हो, मतलब तुम इश्क करने के लायक ही नहीं हो, लेकिन तुम तो इसका मतलब है कि काबिल इश्क। काबिल इश्क में क्या होगा कि ला पे जब वो मात्रा चढ़ाएंगे काबिल इश्क, तो उसका वजन हो जाएगा 2, का बे 1, ले पे ए की मात्रा है, लेकिन हमने वजन गिराकर 1 करते हैं, इजाफत के केस में वजन गिराते हैं। तो काबिल इश्क, इश्क का वजन 2 1 जैसा है, ठीक है। तो शिकवाए गम, तो गम का शिकवा करना, तो शिकवाए गम, तो शिकवा ए गम, जल्दी से बताइए इसका वजन कितना होगा, टाइप कीजिए और बताइए। शिकवाए गम, शिकवाए गम क्या होगा, शिकवा -A गम, शिकवाए गम। आंसर्स टाइप कीजिए जल्दी से, बताइए। और फिर हम आते हैं आज की एक्सरसाइज और प्रैक्टिस पर। शिकवाए गम, शिकवाए गम,
शिकवाए, शिकवाए गम। तो शिकवा का बताइए पहले तोड़ के, शिकवा का वजन कितना होगा? शिकवा ए गम। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, प्लीज एक्सपेडाइट। जैसे दीवाने गालिब, शिकवाए गम। पूजा जी ने लिखा है क्या लिखा है पूजा जी ने? 2 1 हाइफन 1 और हाइफन 2 2 2। अच्छा दोबारा बताएं, शिकवाए गम, शिकवाए गम। हाँ 2 2 1 2, शिकवाए गम का 2 2 1 2 बिल्कुल सही है। 2 2 2 नहीं हुआ, शिकवाए गम का होगा 2 2 1 2, क्योंकि शिक शाश्वत दीर्घ 2, वा बड़ा 2, शिक वा ए। बताया अभी भी इजाफत में मात्रा 1 हो जाती है, ए गम, गम गमनी गम। मतलब दोनों छोटे लफ्ज को मिलाकर हम एक साथ बोलते हैं तो उसे शाश्वत दीर्घ करते हैं, कहते हैं, जैसे मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो गम, गम का वजन है 2, तो शिकवाए गम 2 2 1 2। ये तो हो गया बताना, लेकिन इसको हम यूज कहाँ करेंगे? तो एक बहर आएगी, बहरे रमल, जिसका रुकन होगा 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2। जब वो ये वाली बहर आएगी तो हम बहुत सारे हमारे ऐसे हमारी गजल होंगी जिनको हमें इसी बहर में लिखना होगा, और फिर ये आपको शिकवाए गम बहुत काम देगा। और शिकवाए गम जब हम इस बहर पे आएंगे तो मैं बताऊंगा इस बहर में लिखने के लिए क्या अच्छा है। जैसे ला 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 ला, बहुत सारी धुन है जिसमें आप इस बहर पे लिख सकते हैं, और अलग अलग बहरों के लिए अलग अलग धुन भी हैं जो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा शिकवाए गम। दीवाने गालिब, दीवाने गालिब का मतलब गालिब का दीवान, मीन्स दीवान ऑफ गालिब। दीवान क्या होता है भाई? वो दीवानी जिससे हम सोते हैं। दीवान, दीवान मतलब सारी पोइट्री का कलेक्शन, तो दीवाने गालिब। ठीक है, आप भी हमारे साथ ओके ठीक है। अगर किसी की रिक्वेस्ट है तो प्लीज भेजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप आज सब एक दूसरे को भी सुने ताकि पता चले कि प्रोग्रेस कहाँ तक पहुंच रही है। तो दीवाने गालिब, दीवाने गालिब का वजन कितना होगा जल्दी बताइए? दीवाने गालिब, दीवाने गालिब, दीवाने गालिब का वजन जल्दी से टाइप करके बताइए। मेरे पास रखी है पीछे दीवाने गालिब एक किताब है जिसमें गालिब का पूरा दीवान है, उसकी सारी पोइट्रीज का, उनकी सारी पोइट्रीज का कलेक्शन है, तो सारी गजलें हैं मुख्यतः। तो बताइए दीवाने गालिब। और जल्दी से फिर मैं इसमें कैच बताऊंगा कि इजाफत को ये तो बता दिया कैसे करना है, कहाँ करना है, पर कहाँ नहीं करना है वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो बताइए दीवाने गालिब के लिए क्या है? दीवाने गालिब 2 2। अच्छा अंकिता, जिनका सही है तो उनको तो पता ही है उनका सही है, जिनका सही नहीं है मैं उनका बता दूं। अंकिता जी दीवाने गालिब, दीवाने तक तो सही है। दीवाने मतलब यहाँ पे नॉट दीवाने, क्रेजी नहीं। यहाँ अगर आप हिंदी में जैसा आपने अभी अभी लिखा है ना पे एक ही मात्रा लगा के अगर ऐसा लिखेंगे तो क्या लगेगा कि गालिब दीवाना था, तो दीवाने गालिब मतलब अरे वो गालिब बड़े दीवाने थे। यहाँ पे हमारा मतलब बदल रहा है, हमें लिखना चाहिए दीवान हाइफन ए हाइफन गालिब। इसका मतलब है दीवान गालिब का, मतलब गालिब का दीवान। तो इसका वजन है जो लोगों ने लिखा है बिल्कुल कुछ सक्षम रूह ने गलत लिखा है, दीवाने 2 2 1। अभी अभी बताया ना पे जब एक ही मात्रा इजाफत में लगती है तो वजन हो जाता है 1। दीवाने गालिब, गालिब, गालिब को हम कैसे बोल रहे हैं? गा दीर्घ स्वर है, लिब शाश्वत स्वर है, तो शाश्वत में क्या होता है कि 2 मात्राएं मिलके एक बनती है, तो लिब, तो ला पे छोटी की मात्रा 1 बा 1, तो 1 1 मिला के 2 बनता है। कभी भी गा ले बा ऐसे नहीं बोलते, गालिब दीवाने गालिब, तो 2 2 1 2 2 दीवाने गालिब का सही वजन है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये कहाँ नहीं करना है, ये तो आपने सीख लिया कि कैसे करना है, सबसे जरूरी है ये कहाँ नहीं करना है। तो देखिए
ये आया है हमारे हिंदुस्तानी शायरी में फारसी से। तो जो भी लफ्ज हमारे हिंदुस्तानी शायरी हिंदी उर्दू से लिए गए हैं हम उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे जैसे दर्द दिल मैंने बताया, अगर इसे पीरे हृदय करेंगे, पीर ऑफ हृदय, तो पीर ए हृदय तो नहीं चलेगा, क्योंकि पीर और हृदय दोनों संस्कृत से आए हुए हिंदी के लफ्ज हैं, हिंदी के शब्द हैं। वहां पे पीरे हृदय नहीं मैच करेगा। मींस शब्दों का जो ओरिजिन है वो भी या तो हिंदी उर्दू वो भी हिंदुस्तानी, या कहना चाहिए हमारा उर्दू शायरी के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल किया जाता है, फारसी शायरी के लिए, उर्दू शायरी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको एक तो लैंग्वेजेस का ध्यान रखेंगे, आप किस शब्द को उठा रहे हैं। पीरे हृदय एक अशुद्ध कहना चाहिए प्रयोग है, वो आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। पहली चीज तो शब्दों का एटिमोलॉजी, उनका ओरिजिन क्या है वो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरी चीज हमें ये करना है कि संस्कृत के जो शब्द है, तत्सम शब्द हैं, हम उनके साथ इजाफत का इस्तेमाल नहीं, ठीक है, नहीं हो पाएगा। और जैसे बताइए कुछ जैसे मान लेते हैं गंगा का जल, तो गंगा का जल, तो जले गंगा नहीं कहेंगे इसको। अगर आप इसे जले गंगा कहेंगे तो ये गलत है, ये इस्तेमाल गलत है, क्योंकि इसमें जो जल है वो तत्सम से लिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको जो इसका इस्तेमाल करना है वो ध्यान रखना है कि किन लफ्जों पे करना है, किन लफ्जों पे करना है। दूसरा, 3 से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, 4 तक करेंगे तो इजाफत का रूल गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आप इस चीज का ध्यान रखें। बहुत सारे हैं आप कर सकते हैं, जिक्र खुदा के, खुदा का जिक्र, तो जिक्र खुदा में क्या वजन होगा, राज माशूक के, माशूक का राज, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये 2 बातें मैंने बता दी। अब मैं आता हूँ वावे अत्फ एक रूल है जिसमें आप सबने सुना होगा, एक बेहतरीन गाना भी है, शामो सुबह एक, तो शामो सुबह, शामो सुबह, सुबह और शाम, याद आया। तो जिसमें हाइफन लगा के ओ कहते हैं, उसका क्या यूज है, तो उसको हम कहते हैं और या एंड। तो शाम और सुबह मीन्स शाम और सुबह। अच्छा, इजाफत हो या वावेवत हो, इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आप दोनों एक ही चीजें, इसमें भी मात्रा ओ की मात्रा गिराते हैं, ठीक है। शाम और सुबह या सुबह और शाम, तो सुबह और शाम जो है हमारा वजन के हिसाब से क्या होता है कि शाम 2 1, सुबह सुबह। अब सुबह में जो बा है वो सुब के साथ है, सुबह सुबह, ऐसा नहीं कि सुबह नहीं है, सुबह, तो 2 1 वजन है, सुबह सुबह 2 1 वजन है वहां पे। इस्तेमाल के अनुसार बहर में जरूरत पड़ती है तो हम सुबह को 1 2 भी लिख लेते हैं, लेकिन सही मायने में इसका वजन 2 1 है, ना कि 1 2। सुबह बह नहीं है, सुबह नहीं है, सुबह सुबह, ठीक है। अच्छा, चूंकि सुबह का इस्तेमाल ये कि उर्दू शब्द है शाम और सुबह, और इसीलिए हम इसको सुब 2 और हा 1, सुबह, ठीक है। एक ये चीज आपको बतानी थी। तो जैसे सुबह मैं बता रहा हूँ, सुबह शाम, सुबह शाम, तो सुबह शाम का वजन है सुबह शाम, लेकिन इसको बढ़ा के हम 2 2 1 भी कर सकते हैं। जैसे हा पे जो ओ की मात्रा उसे हम बढ़ा के 2 भी कर सकते हैं, जैसा कि हम इजाफत में करते थे, और गिरा भी सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो लेकिन कहना चाहिए कि इसमें ओ, एक और चीज आपको बतानी है, जो ओ की मूल मात्रा है, जैसे एक गालिब का एक शेर है कि वो फिराक ओ वो विसाल कहाँ, तो जो ओ आता है उसमें वो ओ है, उसका जो मूल वजन है वो हमेशा लघु होता है, मतलब 1 होता है, लेकिन जिसको हम दीर्घ मतलब 2 मतलब बड़ा भी बना लेते हैं, तो मात्रा उठाने का नियम यहाँ पे लागू हो जाता है, ठीक है। तो सुबह शाम का जो वजन के अनुसार है वो 2 1 है, सुबह शाम, लेकिन इसे उठाकर हम 2 2 2 1 भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको कुछ शेर पढ़ देता हूं, आप देखिएगा कि वह फिराक और वो विसाल कहाँ, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब ओ रोज ओ माह साल कहाँ, वो शब ओ रोज ओ माह साल कहाँ। तो शब ओ रोज ओ माह ओ साल कहाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वह शब मतलब शाम, ओ और रोज मतलब और वो दिन,
रोज माने दिन, ओ माह, माह मतलब मंथ, ओ साल, साल माने ईयर के अब वो मिलना वो बिछड़ना कहाँ। ये मिर्जा गालिब का बहुत ही आला एक गजल, इनकी बहुत आला गजल है, आप उसको सुनिएगा कि वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शब रोज ओ माह साल कहाँ। तो इसका मतलब भी यही है कि वो अब सुबह शाम, वो दिन वो महीने अब कहाँ। तो इसमें देखिए आपने इन्होंने कितनी बार ओ का इस्तेमाल किया है। वो शब ओ, रोज ओ, माह ओ, साल का, 3 बार ओ का इस्तेमाल आया, 4 लफ्ज जोड़े गए हैं। तो 4 दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिन, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जहां भी हम देखते हैं कि वजन गिराने का मैंने आपको बता दिया कि इसका वजन हम 1 और 2 जरूरत मुताबिक रख सकते हैं। सुबह शाम 2 2 2 1 चलेगा, सुबह ओ शाम 2 1 1 2 1 भी चलेगा, ठीक है। सुबह और शाम इसको हिंदी में ऐसे ही लिखा जाएगा, सुबह और शाम। लेकिन आप जब इस्तेमाल, ये अगर आप हिंदी कविता यूज करें जहां पे वजन, लेकिन अगर आप और लिखेंगे और, तो आप रा बोल रहे हैं, तो रा बोल रहे हैं तो आपको और का वजन 2 1 लेना पड़ेगा। सुबह और शाम का वजन अलग होगा सुबह शाम से। तो अगर आपके वजन की जरूरत सुबह शाम की है तो आप सुबह शाम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके छंद की, आपके बहर की जरूरत सुबह और शाम की है तो आप वो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोनों का वजन में फर्क है। तो आपको इस हिसाब से दोनों का वजन लिखना है, ठीक है। अब हमारे पास ये था आपका इजाफत और वावयत, ठीक है। तो वावयत भी बहुत जरूरी है, सुबह शाम और इस तरह के लफ्ज आप अक्सर देखते हैं कि भाई इस्तेमाल में आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस पे, जो बहुत जरूरी था, जो मैं चाहता हूं कि मुख्य रूप से हम वही करें। जी नहीं अंकिता जी, ओ हिंदी संस्कृत वर्ड के साथ भी यूज हो सकता है क्या? जी नहीं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि एक दूसरी भाषा का शब्द उठा लें और एक दूसरी भाषा का उठा लें, एक इंग्लिश का उठा लें, एक हिंदी का उठा लें और एक संस्कृत और जर्मन का, वैसा नहीं चल पाएगा। इसमें दोनों जो लफ्ज जिनको आप ओ से जोड़ रहे हैं वो एक ही ऑरिजिन के होने चाहिए। हालांकि अब इसमें भी 2 मत हैं कि देखिए कुछ साल पहले तक जो हमारा तरक्की पसंद शायरी थी उसमें जो कुछ लफ्ज थे, अभी हाल ही में कुछ शायरों ने इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने दोनों लफ्ज एक ही भाषा के रखे हैं लेकिन वो दूसरे ओरिजिन से उठाए, मतलब वो उर्दू और फारसी लफ्ज नहीं है, उनका वहां से ओरिजिन नहीं है। एक और चीज मैं आप लोगों को यहाँ से बताना चाहूंगा कि अगर किसी को ये कंफ्यूजन है या किसी को ये गुमान है कि हिंदुस्तानी भाषा में सिर्फ उर्दू या फारसी के ही लफ्ज हैं और अगर उर्दू फारसी मना कर दिया तो फिर हम किस को जोड़ें, तो इसके लिए आप लौट कर जाइए 1938 में, 1938 में आरजू लखनवी साहब, बहुत ही आला शायर, बहुत ही जीनियस पर्सन, उनकी एक किताब है, उस किताब का नाम है सुरीली बांसुरी। ये किताब आप पढ़िएगा और इस किताब में सारे के सारे वो लफ्ज इस्तेमाल हैं हिंदुस्तानी के जिनका एक भी ओरिजिन फारसी या अरेबिक से नहीं है। एक बार आरजू लखनवी साहब को किसी ने चैलेंज दिया कि भाई अरे क्या तुम्हारी उर्दू और हिंदुस्तानी क्या भाषा है, इसमें तो सब सिर्फ उर्दू अरेबिक और कहना चाहिए अरबी और फारसी ही तो लफ्ज हैं, पर्शियन ही तो लफ्ज हैं, उसमें और है क्या? उन्होंने चैलेंज को लिया, उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हिंदुस्तानी में देखिए कितने अलग अलग शब्द हैं। तो उन्होंने उसके बाद आरजू लखनवी साहब ने पूरी की पूरी एक पूरा का पूरा एक मजमूआ, पूरा का पूरा एक कलेक्शन निकाला सिर्फ इसी बात के लिए कि ये दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए कि उस पूरी किताब में जो सारी की सारी गजल, जो सारी की शायरी, जो शायरी है, जो सभी उसमें रचनाएं हैं, उसमें एक भी लफ्ज अरबी या फारसी का इस्तेमाल नहीं है। वो खालिस उर्दू या खालिस हिंदुस्तानी है बिना फारसी या अरबिक यूज किए। तो आप वो किताब अगर आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा, अदरवाइज ऑनलाइन अवेलेबल है, रेखता ई बुक्स पे भी अवेलेबल है, आप उसको पढ़िएगा, वो काफी आपकी वोकैबुलरी एनरिच करने में हेल्प करेगी। ठीक है, आइए अब हम आते हैं और अब कैसे एक्सरसाइज करनी है। किसी को मैंने कहा था कि तरही मुशायरे और तरही गजल पे भी थोड़ा सा फोकस करें। तरही गजल और तरही मुशायरा क्या होता है कि किसी और शायर की जमीन, अब शायरी में जमीन क्या होता है? जमीन के मानी है कि जब हम किसी का रदीफ और किसी के काफिए की तुक को बराबर रखते हुए उसमें अपने ख्याल डालें।
अगर हम उसमें अपने ख्याल डालेंगे तो उस तरह की गज़ल को हम कहते हैं तरही गज़ल, और ये हिंदुस्तानी शायरी में बहुत एनकरेज की जाती है। इससे ऐसा नहीं है कि आप किसी और पर्टिकुलर शायर का उसका कुछ यूनिक चीज़ आप कॉपी कर रहे हैं या इंस्पायर हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप उसकी जमीन पे एक अपने थॉट्स की फसल उगा रहे हैं। तो इसका इसीलिए भी इम्पोर्टेंस है क्योंकि इससे उस शायर को भी और ज्यादा तवज्जो मिलती है। ठीक है, तो बहुत सारी आप शुरू में चाहें तो तरही गजल पर भी गौर फरमा सकते हैं और उनकी उस गजल पे भी। और मैं आपको इसका एक मिसाल देना चाहता था। देखिए, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक है जब जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया, वो फिराक और वो विसाल कहाँ। अब इस वो फिराक और वो विसाल कहाँ हमारे अपने दिखलाएं क्या, एक उसी के हमारे काफिया और उसी की रदीफ पे, हाँ, एक उसी की बहर समझिए। इस बहर का नाम है बहर खफीफ। 2 1 2 2 1 2 1 2 और 2 2, और लास्ट में जो 2 2 आ रहा है उसकी जगह हम 1 1 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उस बहर में छूट है। आपकी सहूलियत के लिए मैं उसका वजन टाइप कर देता हूँ। 2 1 2 2 हाइफन 1 2 1 2 एंड हाइफन 2 2, और अगर लास्ट में 2 2 की जगह पर हम 1 1 2 भी टाइप कर सकते हैं। और इस कमेंट को मैं पिन कर देता हूं। ठीक है, अब आपको सब दिखता रहेगा। अब इस वजन पे एक मतला और एक कुछ शेर सुनिएगा कि वो हया और वो मलाल कहाँ, वो हया और वो मलाल कहाँ, उसकी आंखों में वो सवाल कहाँ। वो हया और वो मलाल कहाँ, उसकी आंखों में वो सवाल कहाँ। आप शेर के अर्थ पे पहुंचिए, उसके मफहूम पे पहुंचिए कि अब उसका उस तरीके से अदा से शर्माना, वो मुस्कुराना और वो देखकर वो कर जाना कि आइए देख लिया, वो नहीं है। और जब मिल जाए आंखें तो जो पहले सवाल हुआ करते थे, क्वेश्चंस थे उसकी आंखों में, वो अब नहीं है। तो इस भावना को, इस जज्बात को एक मतले में कहा गया है कि वो हया और वो मलाल कहाँ, उसकी आंखों में वो सवाल कहाँ। आंख भर देखूं लब ये सिल जाएं, आंख भर देखूं लब ये सिल जाएं, चैन आए वो अब विसाल कहाँ। मतलब मीटिंग कहाँ, वो मिलना जुलना कहाँ जिससे अब चैन पड़ जाए। कि आंख भर देखूं लब ये सिल जाएं, चैन आए वो अब ये साल कहाँ, वो अब विसाल कहाँ। बीते सब साल, देखिए बीते 2 1, बीते सब साल बन के याद तेरी, बीते सब साल बन के याद तेरी, रह के याद आए ये वो साल कहाँ। 2020 के लिए एक स्पेशली शेर है कि बीते सब साल बन के याद तेरी, रह के याद आए ये वो साल कहाँ। तेरी यादों से जलती रात मेरी, अब वही रोशने कमाल कहाँ। वो हया और वो मलाल कहाँ। तो अगर आप इसकी बहर देखेंगे, बहर खफीफ, तो 2 1 2 2 1 2 1 2 और आखिरी में 2 2। तो वजन देखिए, वो हया और, ठीक है, वो मलाल कहाँ। समझ आया आपको? बिल्कुल पहला मिसरा उसकी की मात्रा बड़ी होनी चाहिए, पर यहां मात्रा गिराई गई है। एग्जाम्पल, उसकी आंखों में मात्रा गिराई है, में। वो सवाल कहाँ। दोनों मिसरे बहर में हैं, दोनों के मानी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे जरूरी सिर्फ बहर में होना, सिर्फ मीटर पे लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका जो मफहूम, उसका जो अर्थ है, उसका जो मानी है वो पहुंचना चाहिए। रोटी में
सिर्फ उसकी शेप और उसका फूलना जरूरी नहीं है। जब वो कौर तोड़कर उसकी खुशबू, उसकी महक जब पहुंचे और वो जब स्वाद उतरे गले में, वो इंसान को इम्प्रेस करता है, ना कि जो उसका शेप और साइज। वो दूर तक इम्प्रेस करता है। जब तक आपकी थाली में, जब तक आपने तोड़ी नहीं होती, तब तक आपको रोटी की गोलाई और उसका फूलाई अच्छी लगती है, लेकिन एक बार तोड़कर खाते हैं तो उसका स्वाद अच्छा लगता है। तो ठीक उसी तरीके से शायरी में स्वाद है, उसका मीनिंग, उसका अर्थ, वही आपको अच्छा लगेगा और वही आपको याद रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उसकी शेप, उसकी प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो वो है बहर। तो लट्ठा खड़ा है, डंडा पड़ा है, दोनों का वजन बिल्कुल बराबर है। लट्ठा खड़ा है, 2 2 1 2 2। डंडा पड़ा है, डंडा पड़ा है, 2 2 1 2 2। बिल्कुल दोनों मिसरे बहर में। तो क्या गजल हो गई? क्या ये शायरी हो गई? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों मिसरों में कोई रब्त नहीं है, कोई मानी नहीं है। तो बिना मानी, बेमानी की शायरी हमें नहीं करनी है। उसमें एक मानी, उसमें एक जज्बात, उसमें एक एहसास, उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अच्छा, जो मैंने वो हया और वो मलाल कहाँ पढ़ी जी, वो मेरी ही गजल है। वो हया और वो मलाल कहाँ, उसकी आंखों में वो सवाल कहाँ। आंख भर देखूं, लब ये सिल जाएं, चैन आए, वो अब विसाल कहाँ। जी, मेरी गजल थी जो मैंने बहुत शुरुआती दौर में लिखी थी, और जिस दौर में हम सीख रहे थे उस वक्त मिर्जा गालिब की गजल है, वो फिराक और वो विसाल कहाँ, वो शबो रोज और माहौसाल कहाँ। तो ये उसी की जमीन पे है। ये एग्जाम्पल मैंने इसीलिए था क्योंकि मैं आपको जमीन बताना चाहता था। कहाँ इसका रदीफ है, और आल इसकी तुक है। मलाल, सवाल, विसाल, साल, गुलाल, कमाल, लाल, आल इसकी तुक है। तो वही तुक है जो मिर्जा गालिब ने उठाई, वही रदीफ है कहाँ जो मिर्जा गालिब ने लिया। तो मैंने उनकी जमीन को उधार लिया और उस पर अपने ख्यालों की, अपने तसव्वुर की, अपने तखय्युल की खेती की। और वो खेती करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये मेरे अपने भावनाएं हैं। वो हया और वो मलाल कहाँ, उसकी आंखों में वो सवाल कहाँ, ये मेरे जज्बात हैं। लेकिन जमीन गालिब की है, चूंकि ये उनको एक ट्रिब्यूट है, ये उनको एक श्रद्धांजलि है, ये उनको एक सल्यूट है। इसके बहाने बाकी लोग पढ़ेंगे, गालिब को पढ़ेंगे और जानेंगे। इसी ख्याल से और इसी नीयत से उर्दू शायरी में ये रिवायत चलाई गई है कि आप किसी की भी जमीन पर अपने शेर कह सकते हैं। और इस तरह की गजल को तरही गजल कहते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, चूंकि मेरे पास मैसेज बॉक्स में कुछ लोगों के आए कि हम उस पर नहीं लिख पा रहे, तुम कैसे लिखें। तो मैंने उनसे ये कहा था कि आप तरही गजल लिखिए, आप इससे शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। और इस तरह का मुशायरा होता है जिसमें तरही मुशायरा कहा जाता है, जिसमें हम जो लेजेंड्स हैं उनकी जमीन बताते हैं कि हम उनकी जमीन पे पढ़ रहे हैं, फिर अपने ख्याल कहते हैं। तो एक तरह का इनोवेशन भी है, तो इसीलिए इसको बहुत अच्छी नीयत से देखा जाता है जी। आइए, तो अब है प्रैक्टिस की बारी। तो अब हम शुरू करते हैं। वजन है, फिर से मैं वजन पे आ जाता हूँ। वजन है 1 2 2, बहर का स्केल 1 2 2 1 2 2 1 2 2, ठीक है। और ये आई थिंक मुझे पिन कर देना चाहिए, ये मैंने पिन कर दिया, ठीक है। 1 2 2 1 2 2 1 2। अच्छा, किसी ने बीच में लिखा था कि बिल्कुल संस्कृत के श्लोक जैसा है। बिल्कुल सही आपने फरमाया। संस्कृत के श्लोक हों या हमारे रामचरितमानस, दोनों छंद में लिखी गई हैं, और छंद भी बहर ही है या बहर भी छंद ही है, दोनों एक ही बात है। जब हमारा शुरू का सेशन हुआ था तब मैंने आपको हिंदी के छंद बताए थे, यगण, मगण, तमण, वो सारे के सारे आपको मैंने 8 छंद का जो वर्ण थे वो समझाए थे। दोनों एक ही बात है। संस्कृत के छंद पिंगल शास्त्र 2000 साल पुराना है, बहर मात्र 1200 साल पुरानी है, ठीक है। तो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। और चूंकि आप देखिए रामचरितमानस अभी तक गाई जाती है, हनुमान चालीसा गाई जाती है। वो क्यों गाई जाती है, वो क्यों गा सकते हैं आप? चूंकि वो छंद में है, चूंकि वो बहर में है, तो इसीलिए ज्यादा याद रहती है। और इसीलिए सेशन में हम छंद और बहर की बात इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो उसमें एक रवानी बने, लोग आपकी रचनाओं को गा सकें, वो लंबे समय तक याद रखी जा सकें। और तुलसीदास ऐसा नहीं है कि भगवान राम के टाइम के हैं और वहां राम जी अयोध्या से लौट रहे थे, तुलसीदास उनका वो लिख रहे थे। ही वॉज अ लेजेंडरी पोएट, पर उनकी पोइट्री का जो सब्जेक्ट था वो राम था। तो उन्होंने जो अपनी किताब लिखी, उन्होंने जो अपनी पोइट्री लिखी रामचरितमानस, वो पोइट्री थी जिससे बाकी लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि धर्म एक ऐसा टॉपिक है। और इसीलिए उनकी, आप सोचिए हम एक किताब लिखते हैं और क्या कहते हैं कि उसे अगर 1 मिलियन कॉपीज बिक जाएं या 0.5 मिलियन बिक जाएं या 1 लाख कॉपी बिक जाएं तो हम क्या बेस्ट सेलिंग ऑथर बन जाते हैं, है ना। रामचरितमानस की कितनी कॉपी बिकी होंगी सोचिए, उस किताब की, वो किताब कितनी बड़ी बेस्ट सेलर है, ये सोच के देखिए।
कितने लोग उसके चौपाइयाँ याद करते हैं, गाते हैं, वो सब प्रॉपर छंद में है। आप उसकी तख्ती कीजिएगा, आप निकालिएगा कि उसके शब्द का वजन कितना है, मात्रा कितनी है, कौन सी बहर में लिखी गई। आप उस बहर में अपनी रामचरितमानस लिखिए, अपनी कोई भी मानस लिखिए, जिस भी आप मौजू पे, जिस भी टॉपिक पे, जिस भी कंटेक्स्ट में आप लिखना चाहें, आप किसी भी मौजू पे लिखिए, भगवान पे लिखिए, इंसान पे लिखिए, किसी पे भी लिखिए, लेकिन आप इसकी तख्ती कीजिएगा और पाएंगे कि हाँ, ये वहीं लौटकर छंद और बहर पर आते हैं, वही पोइट्री पर आते हैं, पोइट्री का एसेंस है वहां पे भी। जी चलिए, और आखिरी कुछ वक्त, और इसमें हाँ, ये मैंने स्केल जो दिया आपको 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। अब इस पे मैं आपको रदीफ दे रहा हूं, मीन्स आपको आखिरी जिससे खत्म करना है वो है लगे हैं। ठीक है, लगे हैं, तो लगे हैं 1 2 2। तो 1 2 2 1 2 2 के जो 4 टुकड़े हैं उसमें जो आखिरी टुकड़ा है उसका रदीफ है लगे हैं। क्लियर? और इसकी जो कवाफी है, मेरे कहने का मतलब है जो काफिया की तुक है वो है आने, या मान लीजिए आने ही ठीक रहेगी। वो कैसे करेंगे हम? अब मैं आपके सामने एक मतला पढ़ता हूं, मैं आपके सामने 2 लाइन पढ़ूंगा, आपको फिर आगे कंटिन्यू करना है और एक एक लाइन आपको बनानी है। कैसे बनाएंगे? वो घर देर से जब से आने लगे हैं, वो घर देर से जब से आने लगे हैं, वही दर्द फिर से रुलाने लगे हैं। आप इसका मीनिंग समझिए कि वो घर देर से जब से आने लगे हैं मीन्स फीलिंग लोनली हेयर, वही दर्द फिर से रुलाने लगे हैं, वही दर्द फिर से रुलाने लगे हैं। तो अब इसका आपको स्केल समझ आया। अब इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? मैंने बहुत सारी धुन बताई थी कि सेम इसको याद रखने के लिए, और वो कई सारी धुन ऐसे भी थी कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो, या कुछ भी, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये आपके अपने एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपको क्या धुन पे लिखने की जरूरत है, या आपको वैसे याद रहता है, या उंगली पे गिन सकते हैं। जैसे मुझे बीट्स पे याद रहता है कि वो घर देर से जब से आने लगे हैं, वही दर्द फिर से रुलाने लगे हैं। एक पैटर्न बनता है, एक छंद बनता है, एक श्लोक की तरह एक आवाज आती है। ठीक है, अब इसी में आने लगे हैं, लाने लगे हैं, बताने लगे हैं, रुलाने लगे हैं, समझाने लगे हैं, जाने लगे हैं, पाने लगे हैं। आपको इनमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करना है। ठीक है, भुलाने लगे हैं, जमाने लगे हैं, सुलाने लगे हैं, बुलाने लगे हैं, फुलाने लगे हैं, आने लगे हैं, पाने लगे हैं, आजमाने लगे हैं। कोई भी शब्द इस्तेमाल कीजिए, लेकिन एक मिसरा बनाइए जो आने लगे हैं पे खत्म हो। ठीक है, चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी लिखी हुई लाइन को पढ़ूं। और अगर आपको जरूरत है धुन की तो मैं आपको एक धुन देता हूं यहाँ पे। एक बहुत आसान धुन है कि जो अल्लामा इकबाल, जिन्होंने हमारा सारे जहां से अच्छे हिंदुस्तान हमारा लिखा है, उन्हीं की लिखी हुई बहुत कमाल की गजल है कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तो इसकी एक धुन बनाई थी कंपोजर ने, वो राहत फ़तेह अली खान ने भी इस्तेमाल की है। तो आप अगर उसको सुनिएगा, सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ला 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 ला। आप एक ये धुन पकड़ सकते हैं, एक बेसिक धुन है, बहुत सारी हैं। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, ये वो भी यही धुन है। तो या फिर ये दौलत भी ले लो, फाकिर साहब का लिखा हुआ कलाम, ये शोहरत भी ले लो। आप कोई भी धुन पकड़िए, लेकिन आपको एंड करना है लगे से हैं। जैसे यही लाइन, वो घर देर से जब से आने लगे हैं, वही दर्द फिर से रुलाने लगे हैं, ला 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 ला। वजन वही है, ला 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 ला। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2, वही स्केल है। यम, ठीक है, यमाता। ये यमाता क्या है? हिंदी छंद शास्त्र में है, जिसपे कि हमारे तुलसीदास ने लिखा था। तो उनका क्या है छंद के यमाता 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 यमाता, वही है जो सुदर्शन फाकिर ने लिखा और जगजीत सिंह ने गाया। सब कुछ वही है, सिर्फ समझने की जरूरत है। तो आइए बताइए जल्दी जल्दी। आने लगे हैं, और लगे हैं पे एंड करना है। आने इसका काफिये की तुक है।
जल्दी से बताइए। ला 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 ला। जैसे हमी से मोहब्बत छुपाने लगे हैं, बन गई। हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं मैं, इस प्रैक्टिस को आप शायरी ना समझें। ये जो प्रैक्टिस है, ये जो मश्क है, हो सकता है इसके कई मिसरे, कई हमारे जुमले अर्थहीन निकलें, जिनका कोई मानी ना हो, लेकिन फिर से वही दोहराना चाहूंगा कि अभी आप सिर्फ आटे की लोई बनाना, उसको बेलना सीख रहे हैं, उसमें स्वाद लाना, उसके गेहूं पे रिसर्च करना आगे की बात है। तो चूंकि इस वीडियो को बाद में हमें नहीं पता कि कुछ महीनों बाद कितने लोग देखें और उसके बाद उन्हें लगे कि अरे यार, हमी से मोहब्बत छुपाने लगे का मतलब क्या है, तो बड़ा है बेमानी सा मिसरा। हालांकि उतना बेमानी नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि लगे कि भाई ये तो बड़ा बेमानी सा मिसरा, ये क्या शायरी हुई। तो यहाँ पे हम शायरी नहीं, यहाँ पे हम आपको बहर की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, और उसमें कवाफी और उसमें काफिया के शब्द और उसमें रदीफ कैसे जुड़ेगा, मतलब तुकांत और रिपीट होने वाला शब्द कैसे जुड़ेगा, सिर्फ वो सिखा रहे हैं। तो एक मिसरा मैंने बताया, अब आप बताइए। हम ही से मोहब्बत छुपाने लगे हैं, और क्या बनेगा? देखिए, तुम्हें छोटा, मैं दो हो गया। तुम्हें प्यार करके या करते जमाने लगे हैं, तुम्हें प्यार करते जमाने लगे। एक बिल्कुल अर्थहीन है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आपको ये समझाना है कि हम शब्द को कैसे बहर में बिठाते हैं। आज एक बार आपको समझना आ जाएगा, फिर उसके बाद आप जो भी सोचेंगे, आपके सारे ख्याल वो अपने आप बहर में आने लगेंगे। ख्वाहिशों को अपनी दफनाने लगे हैं, जब से उनके करीब हम आने लगे हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहली गलती मुझे देखते ही कैसे पता चली कि ख्वाहिशों, तो ख्वा का वजन है 2, लेकिन बहर शुरू हो रही है 1 से। तो हालांकि ये बैठेगा नहीं, लेकिन जिंदगी का वजन है 2 1 2, तो ये 2 से शुरू हो रहा है शब्द, लेकिन उसका चाहिए 1 से, मतलब बहर शुरू हो रही है 1 से। ठीक है, तो इसमें जो आपका एक था कि ख्वाहिशों को हम दफनाने लगे, उनका उन्होंने ये बात कही थी, तो ख्वाहिशों को हम दफनाने लगे हैं तो नहीं आ पाएगा। ठीक है, ये हो सकता है कि यही ख्वाहिशें, यही या छोटा है, ही बड़ा है, यही ख्वाहिशें हम दबाने लगे हैं, तो यही की जगह वही करती है, थोड़ा और सेंस बन जाएगा। वही ख्वाहिशें हम दबाने लगे हैं, ये बनेगा। ठीक है, तो ख्वा से शुरू नहीं हो सकता। हमें देख वो मुस्कुराने लगे हैं, अपने आप आपको लग रहा है कि हाँ बिल्कुल, जब आप धुन पे बिठाएंगे ना, और आप मेरा यकीन मानिए, कोई भी किताब, कोई भी उस्ताद, कोई भी आपकी गजल या आपकी शायरी की इस्लाह करने वाला आपके अपने कान और जहन से बड़ा नहीं हो सकता। आप इसे एक बार खुद से आत्मसात कीजिए और गुनगुनाइए। हमें देख वो मुस्कुराने लगे हैं, पक्का बहर पे है एकदम, बिना किसी शब्द की मात्रा गिराए। बहुत अच्छा मिसरा। मोहब्बत है की मात्रा गिराई है उनको जताने लगे हैं। बहुत खूब। मीनाक्षी जी का ही मिसरा है, और वो इस बहर पे पकड़ पा रही हैं। 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2। इस बहर का नाम है बहरे मुत्कारे मुसम्मन सालिम। आपको नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ फॉर योर इन्फॉर्मेशन था। जरूरत है आपको इस स्केल पर अपने ख्याल उतारने की। टोटल 32 बहर हैं, 32 की 32 में लिस्ट में लिख सकता हूं, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट पे हर जगह अवेलेबल है। उर्दू की पेन आप आराम से टाइप करके गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। जो आपको नहीं मिलेगा वो ये कि एक बहर पकड़ के आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, पूजा गौर जी ने लिखा है कि बहाना वो भी कुछ अब बनाने, देखो यहाँ बहर टूट रही है, आपको सुनने से पता चल रहा है। बहाना वो भी कुछ अब बनाने लगे हैं, नजारा फिर झूठा दिखाने लगे। नजारा फिर झूठा दिखाने लगे, फिर भी स्केल में है। नजारा फिर झूठना, नजारा फिर नहीं,
नहीं बैठ रहा, मेरे कान नहीं पकड़ पा रहे हैं। नजारा, फिर झूठ, फिर को कैसे आपने एक ले लिया। फिर एक शाश्वत दीर्घ स्वर है जो छोटा फा पे ई की मात्रा और रा को मिला के उसका वजन है 2, उसका वजन 1 नहीं किया जा सकता। ठीक है, नजारा, नजारे, वो फिर वो आ सकता है, नजारे फिर वो दिखाने लगे हैं, मैं एक कहीं पर बह टूट रही है। हालांकि इसको आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है, हालांकि आप इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। 10:15 है और जिन्होंने खाना नहीं खाया है उनके पेट में चूहे कूद रहे होंगे और जिन्होंने खा लिया है उनको अब नींद की अवस्था आ रही होगी। तो अब हम अपनी मश्क, अपनी अभ्यास, अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे रोकते हैं, उसको विराम देते हैं। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ आ रहा है कि हम कैसे 1-2-2 की बहर में हम लिख पा रहे थे। उम्मीद है आपको ये धुन ठीक लगी होगी। अगर आपको नहीं है तो बहुत सारी धुनें मैंने बताई थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आप मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, ये सुनिएगा, शकील बदायूनी जी का लिखा हुआ सॉन्ग है। मुझे लिरिसिस्ट याद रहते हैं इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन नीड नॉट टू सर्च। ठीक है, दूसरा है कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, इसकी धुन सुनिएगा। और है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये सुन सकते हैं। बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, वो सुन सकते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी, तो ये भी है। और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, ठीक है, ये भी सुन सकते हैं। इसका भी वही वजन है दोस्तों। और मुबारक हो तुमको, मुबारक हो तुमको, बिल्कुल वही वजन है। या अल्लामा इकबाल का सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इसके बहुत अच्छे अच्छे शेर हैं, आप सुनिएगा पूरी की पूरी गजल। ये मैं काम आप पर छोड़ता हूँ और आज की प्रैक्टिस यहीं खत्म करते हैं। और ऑफिशियल VW से मेरा ये आग्रह है, ये मेरी गुजारिश है, ये मेरी इल्तिजा है कि अगला जो जल्द से जल्द बाकी 2 सेशंस के आंसर्स हमें प्रोवाइड करें, ताकि हम अगले 2 विनर्स, जी हाँ, आप में से वो 2 लकी लोग, उनको चुन सकें और हम PW के जरिए आप तक आपके सरप्राइज गिफ्ट पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया और have a pleasant good night, sweet dreams, bye bye, thank you.